हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री नॉलेज गेन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जो छोटा व्यापारी है, आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि जीएसटी आने के बाद आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है कि छोटा व्यापारी के लिए कम से कम क्या टैक्स रेट है एंड उसको किस तरह से अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों का रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करके आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम है क्या, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ए पर्सन whose aggregate turnover, that means all taxable supplies, exempt supplies, exports of goods or services or both, and interstate supplies in the preceding financial year did not exceed rupees 75 lakh. Rupees 50 lakh for special category states. These are Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Himachal Pradesh may opt for a simplified composition scheme where tax will payable at a concessional rate on the turnover। यानी कि अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फिनेंशियल ईयर में 75 लाख क्रॉस नहीं करता है, यानी कि पिछले फिनेंशियल ईयर में अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख के अंदर है तो वो इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकता है एंड उनको एक कंसेशनल रेट के ऊपर टैक्स देना होगा। यानी कि आपके जितना भी टर्नओवर है उस टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स्ड रेट रहेगा, उस रेट के हिसाब से आपको जीएसटी पे करना है। तो यही है कंपोजिशन स्कीम। और यही 75 लाख का जो लिमिट है, ये 50 लाख का भी लिमिट है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल स्टेट्स नोटिफाई किया है, तो उस स्टेट के लिए इसका लिमिट रहेगा 50 लाख। तो वो स्टेट्स क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तो इन स्टेट के लिए आपको आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख के अंदर है तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हो, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपका जो हर एक और ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाई, ये सब कुछ जोड़ के आपका जो टर्नओवर रहेगा वही होगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो अगर आप नॉर्मल केस में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख के अंदर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख के अंदर है तो आप भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हम लोग देखते हैं। द स्पेसिफाइड रेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। तो वो जो आपको बोला गया है जो रेट के बारे में, तो वो रेट क्या है? तो देखिए उस रेट का एक मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया हूँ। कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड रेट ऑफ टैक्स, किस कैटेगरी में कैसे टैक्स रहेगा। तो मान लीजिए फर्स्ट जो स्टेप है, मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरर है और कुछ मैन्युफैक्चरर को छोड़ के जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, किसको नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने ना, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, ये सब चीज़ का छोड़ के, ये सब गुड्स छोड़ के अब किसी भी गुड्स का अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए टैक्स रेट होगा 2%। यानी कि आपको सीजीएसटी देना होगा 1% एंड एसजीएसटी देना पड़ेगा 1%, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो। और वो मैन्युफैक्चरर जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसको छोड़ के, और वो नोटिफाई क्या है? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेस्टोरेंट सर्विसेज। अगर आप रेस्टोरेंट का सर्विस दे रहे हो तो आपके लिए टैक्स रेट है 5%। यानी कि आपको सीजीएसटी देना पड़ेगा 2.5% एंड एसजीएसटी देना पड़ेगा 2.5%, ठीक है। नेक्स्ट रेट क्या है? अदर सप्लायर। ये जो मैन्युफैक्चरर है इसको छोड़ के, रेस्टोरेंट सर्विसेज है इसको छोड़ के, बाकी जितने भी सप्लायर हैं उस सप्लाई के ऊपर आपको 1%
जीएसटी देना पड़ेगा, दैट इज सीजीएसटी फॉर 0.5% एंड एसजीएसटी फॉर 0.5%। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो आपको ये कैटेगरी के हिसाब से आपको ये 3 रेट देना है। बस आप जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस कैटेगरी का रेट सिर्फ आपके टर्नओवर के ऊपर गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो नीचे कुछ ऑप्शन है, उस ऑप्शन अगर आपके पास रहेगा तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सप्लाईज हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस्ड ₹75 और 50 लाख। अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 50 लाख क्रॉस कर गया है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या तो फिर आप एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। सप्लायर who has purchased any goods or services from unregistered supplier unless he has paid GST on such goods or services on reverse charge basis। तो सप्लायर है जो एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज खरीदता है तो unless he has paid GST on such goods or services on reverse charge basis, रिवर्स चार्ज के बेसिस आप जब तक उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करेंगे तब तक आप ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर आप किसी भी सर्विस का सप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी भी सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक सर्विस को छोड़ के, क्या, वो रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हो, लेकिन आप किसी और सर्विस के सप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम लेने में एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। पर्सन्स सप्लाइंग गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। इस पॉइंट को भी आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऐसा किसी गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो जो नॉन टैक्सेबल है, जीएसटी लॉ में जो नॉन टैक्सेबल है, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो। मान लो आपके 2-3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। 2-3 प्रोडक्ट में से आप मान लीजिए 3 प्रोडक्ट में आपका टैक्स है और आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, लेकिन उनमें से मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जो जीएसटी लॉ में नॉन टैक्सेबल है। तो अगर आप एक भी किसी आइटम सप्लाई कर रहे हो जो नॉन टैक्सेबल है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो आपको कंपोजिशन स्कीम के आने के लिए आपका जो भी आइटम रहेगा हर आइटम टैक्सेबल होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स। अगर आप किसी गुड्स को इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो उस स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में अगर गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो फिर आप भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करोगे किसी गुड्स का तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। सप्लायर्स मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सेल कर रहे हो और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का लायबिलिटी है कि वो आपके ऊपर टैक्स कलेक्ट
कलेक्ट टैक्स एट सोर्स यानी कि टीसीएस कट रहा है, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के दायरे में नहीं पड़ सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, सुन लीजिए। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किसी भी गुड्स सेल कर रहे हो, यानी कि आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते क्या है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स, तो वो मैन्युफैक्चरर जो इस गुड्स का मैन्युफैक्चर है, क्या वो आइसक्रीम एंड अदर एडिटेबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, टोबाको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबाको सब्स्टिट्यूट। अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पान मैन्युफैक्चरर कर रहे हो, पान मसाला, अगर आप टोबाको मैन्युफैक्चर कर रहे हो या तो टोबाको रिलेटेड किसी और प्रोडक्ट्स कर रहे हो जिसमें टोबाको है, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट है, क्या नोट है? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोक्यूरिंग गुड्स फ्रॉम इंटरस्टेट सप्लायर्स बाय पर्सन्स ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए, पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, यानी कि आप किसी भी गुड्स का इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो, यानी कि किसी और स्टेट में आप गुड्स सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया है कि आप किसी और स्टेट से गुड्स खरीद सकते हो, आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दूसरे स्टेट से माल खरीद सकते हो, लेकिन किसी दूसरे स्टेट पे माल बेच नहीं पाओगे। अगर दूसरे स्टेट पे माल बेचोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम के दायरे में नहीं आओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट, जो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के अंदर आप फॉल कर रहे हो कि नहीं। अगर आप किसी भी एक कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ डिस्कस करने के बाद, कंपोजिशन स्कीम डिस्कस करने के बाद, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, इसका क्या रेट है, तो इसको डिस्कस करने के बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो चलिए उन सब क्वेश्चन का हम आंसर भी दे देते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डेट एंड फॉर्म टू फाइल रिटर्न। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो आपका फाइलिंग रिटर्न डेट क्या रहेगा, वो फॉर्म क्या रहेगा? तो वो है बिफोर 18th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर विद GSTR 4, यानी कि आपको GSTR 4 फाइल करना है। कब करना है ना, ये एक एक्चुअली क्वार्टरली रिटर्न है। आपको 3 महीना अंतर आपको ये रिटर्न देना है। कब देना है? जैसे ही आपका वो 3 महीना खत्म हो रहा है, उसके ठीक अगले जो मंथ है उसके 18 तारीख के अंदर आपको ये GSTR 4 भर देना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये एक क्वार्टरली रिटर्न है। आपको नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह हर महीना आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम पे हो तो आपको 3 महीना अंतर आपको GSTR 4 रिटर्न देना है, एंड उसके अगले मंथ के 18 तारीख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डेट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। टैक्स पे करने का डेट क्या है? बिफोर 18th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर। ये भी आपका वो GSTR 4 रिटर्न का जो डेट है उसी डेट के अंदर आपको, यानी कि नेक्स्ट मंथ के 18 तारीख के अंदर आपको GST पे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन ए पर्सन क्लेम ITC अंडर कंपोजिशन स्कीम। द आंसर इज नो, द पर्सन कैन नॉट क्लेम ITC। अगर आप GST कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम इशू ए टैक्स इनवॉइस अंडर GST। द आंसर इज नो। आप अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। क्या इशू कर सकते हो?
ही कैन इशू ए बिल ऑफ सप्लाई इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के बदले में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर किसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी कस्टमर को या किसी B2B को, यानी कि किसी बिजनेसमैन को, तो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लेना है, उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है। आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट का दाम आपको लेना है एंड उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। आप उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन ए पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर GST ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन? यानी कि मान लो आप फर्स्ट टाइम GST में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, आप पिछले वैट में या सर्विस टैक्स में किसी भी में आप अगर रजिस्टर नहीं थे, GST आने में आप फ्रेश करके नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो आप क्या इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप आ सकते हो। कैसे? सच पर्सन्स कैन गिव द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG 01। दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। मेरे एक वीडियो में आपको बताया था, आप जरूर देख लीजिएगा कि नए रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे पोर्टल पे दो ऑप्शन है। एक तो आपका वो जो फॉर्म है, फॉर्म रहेगा एक GST REG 01, लेकिन उसका दो पार्ट रहेगा, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या रहेगा? पार्ट ए में रहेगा एप्लीकेंट का नाम रहेगा, बिजनेस का नाम रहेगा, फोन नंबर रहेगा, ईमेल ID रहेगा, ये सब वगैरह रहेगा पार्ट ए में। एंड पार्ट बी में क्या रहेगा? पार्ट बी में रहेगा बिजनेस का डिटेल्स देना है, प्लेस ऑफ सप्लाई देना है, क्या गुड्स आप सेल कर रहे हैं उसका डिटेल्स देना है, बैंक का डिटेल्स देना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, ये सब पार्ट बी में है। तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, तो आपका ये एक ऑप्शन रहेगा कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए, वो रहेगा पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपका ऑप्शन रहेगा कि आप नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से ले रहे हो रजिस्ट्रेशन या कंपोजिशन स्कीम में ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा, आप वहीं से कंपोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर क्रॉस द टर्नओवर ऑफ ₹75 लाख और 50 लाख ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, दैट इज से ही क्रॉसेस द टर्नओवर इन नवंबर, will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year, that is till 31st March? यानी कि आपका क्वेश्चन है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो और किसी फिनेंशियल ईयर में, ठीक है, किसी महीने में आप वो टर्नओवर क्रॉस कर जाते हो, वो मान लेते हैं नवंबर में, अगर आप नवंबर में आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, यानी कि 75 लाख से ऊपर हो रहा है, या तो फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 50 लाख के ऊपर हो रहा है, तो क्या उस फिनेंशियल ईयर के एंड तक, मार्च तक, क्या मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही टैक्स पे करना पड़ेगा? आपका क्वेश्चन ये रहेगा। तो द आंसर इज नो। तो क्या है ऑप्शन, क्या है देख लेते हैं। The option to pay tax under composition scheme lapses from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds the specified limit. He is required to file an intimation for withdrawal from the scheme in form GST CMP 04 within 7 days from the date on which that threshold limit has been crossed. यानी कि जिस दिन, जिस टाइम आपका वो थ्रेशोल्ड लिमिट या टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, उस दिन के 7 दिन के अंदर आपको एक इंटीमेशन देना है। क्या इंटीमेशन देना है? कि आप वो कंपोजिशन स्कीम को विथड्रॉल कर रहे हैं। और कैसे देंगे? वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, उसका एक फॉर्म है, फॉर्म GST CMP 04। इस फॉर्म के थ्रू आपको ये इंटीमेशन देना होगा कि मेरा इस महीने में मेरा टर्नओवर क्रॉस हो चुका है एंड मैं इस स्कीम्स को विथड्रॉल कर रहा हूँ। तो आपको ये ऑप्शन देना है। किस दिन देना है? जिस दिन आपका लिमिट क्रॉस हो रहा है, उस दिन से 7 दिन के अंदर आपको ये इंटीमेशन देना है। ठीक है, तो हाउएवर सच पर्सन शैल बी अलाउड
to avail the input tax credit in respect of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him and on capital goods held by him on the date of withdrawal, and furnish a statement within 30 days of withdrawal containing the details of such stock held in form GST ITC 01 on the common portal। तो आप जैसे ही आपको पहले फर्स्ट टाइम उस स्कीम को विड्रॉल करने के लिए CMP 04 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, तो आप जैसे ही कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ रहे हैं तो इसमें तो आपको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो। तो इसके लिए भी आपको एक प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है कि जैसे ही आपने वो GST CMP 04 भर दिए और विड्रॉल हो गया, ठीक उस दिन से 30 दिनों के अंदर आपको एक और स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, स्टॉक के रिगार्डिंग, यानी कि आप जब कंपोजिशन स्कीम में तब तो आपके पास स्टॉक था, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या तो फिनिश्ड गुड्स हो या तो कैपिटल गुड्स हो, तो उनका तो ITC आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको 30 दिन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट देना होगा, किसमें ना, फॉर्म GST ITC 01 में। इसके रिगार्डिंग एक आपको स्टेटमेंट देना होगा, फिर उसके बाद आपको ITC क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑप्ट फॉर पेमेंट अंडर कंपोजिशन लेवी, इफ सो हाउ। यानी कि आपका क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड हो और आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से टैक्स दे रहे हो, लेकिन अब आप आना चाहते हो, कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो। तो मान लीजिए आपका टर्नओवर कम हो गया है, तो आप किसी भी महीने में कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो ये क्या पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? तो इसका आंसर है यस, पॉसिबल है। कैसे, देख लेते हैं। सच पर्सन्स नीड टू गिव इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST CMP 02 बट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओनली। अगर आपको ये कंपोजिशन स्कीम में आना है, रजिस्ट्रेशन हो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह हो, लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो आपको एक इंटीमेशन देना होगा। क्या है वो इंटीमेशन? फॉर्म GST CMP 02। इस फॉर्म को आपको भरना है एंड इसका इफेक्ट कब से शुरू होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओनली। इसका इफेक्ट होगा आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये इंटीमेशन दे रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरू में से आप ये स्कीम ले सकते हो। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर में आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द अदर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू व्हिच ए पर्सन इज अलाउड टू अवेल ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो आपका क्वेश्चन ये है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर रहे हो तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन क्या है? तो इसके लिए देखिए, द पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन है, उसको आपको फुलफिल करना है। क्या? ही शैल मेंशन द वर्ड्स, उसको एक वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। क्या? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन not eligible to collect tax on suppliers at the top of the bill of supply issued by him। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या इशू कर सकते हो? बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। लेकिन आपको वो बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको ये लिखना जरूरी है। क्या लिखना? जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये चीज आपको उस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट ए प्रोमिनेंट प्लेस एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस। यानी कि आपका वो हर एक नोटिस में, हर एक साइन बोर्ड में जो आपका बिजनेस के प्रिंसिपल प्लेस में या तो फिर एडिशनल प्लेस में है,
उसमें आपको मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये वर्ड आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम एंड हाउ। आपका मन में एक और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है और उसके प्रोविज़न का कुछ उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्रोविज़न को आप मान नहीं रहे हो, तो क्या एक्शन लिया जाएगा प्रॉपर टैक्स ऑफिसर के थ्रू, और वो एक्स कैसे लिया जाएगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। Where any contravention is observed by the proper officer wherein the registered person was not eligible to pay tax under composition scheme or has contravened the provisions of the CGST Act 2017, he may issue a notice to such person in form GST CMP 05 to show cause within 15 days of the receipt of such notice as to why the option to pay tax under the composition scheme shall not be denied। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर जब देखेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो ये जब भी प्रॉपर ऑफिसर देखेगा तब क्या करेगा, आपको एक शोकॉज नोटिस देगा विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपको एक नोटिस देगा। कहाँ पे देगा ना, फॉर्म GST CMP 05 पे एक नोटिस देगा, और उस नोटिस में आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्यों कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देने के लिए ना देने के लिए मना कर जाए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि वो पूछेगा कि क्यों आपको इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स देने के लिए एग्री करें। ठीक है, तो वो शोकॉज नोटिस देने के बाद आपको इसके थ्रू एक रिप्लाई देना पड़ेगा। तो अपन रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई टू द सेड शोकॉज नोटिस इन फॉर्म GST CMP 06, यानी कि जैसे ही आपको वो शोकॉज नोटिस मिलता है उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग एक रिप्लाई देना है। किस पे, फॉर्म GST CMP 06 में आपको रिप्लाई देना है। एंड the proper officer shall issue an order in form GST CMP 07 within a period of 30 days of the receipt of such reply। तो आप जैसे ही CMP 06 के जरिए आप रिप्लाई करते हो तो उस रिप्लाई के 30 डेज के अंदर आपको प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा। कहाँ पे देगा, GST CMP 07 पे आपको ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा, आइदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई और डिनाइंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। तो आपके उस रिप्लाई के अगेंस्ट वो ऑफिसर आपको एक ऑर्डर देगा, या तो फिर आपका वो रिप्लाई एक्सेप्ट करेगा या तो फिर नहीं करेगा, आपको कंपोजिशन स्कीम में टैक्स नहीं देना देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। In case the option to pay tax under composition levy is denied by the proper officer, can the person avail ITC on stock after denial? यानी कि अगर इस नोटिस के थ्रू अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देने के लिए डिनाई कर दिया है तो आपको क्या ITC क्लेम मिलेगा जो स्टॉक आपके पास है। तो द आंसर इज यस, आपको वो ITC मिलेगा, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। कैसे ना, ITC कैन बी अवेल्ड बाय फिलिंग ए स्टेटमेंट इन फॉर्म GST ITC 01। आपको पहले ही बताया, पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया कि ITC के क्लेम लेने के लिए आपको स्टॉक के ऊपर लेने के लिए आपको GST ITC 01 फिलअप करना है बाय हिम ऑन द डेट ऑन व्हिच द ऑप्शन इज डिनाइड एज पर ऑर्डर इन फॉर्म GST CMP 07 विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। यानी कि जैसे ही ऑफिसर GST CMP 07 में ऑर्डर देता है कि आपके लिए ये स्कीम एलिजिबल नहीं है, आपको ये स्कीम नहीं दिया गया है, तो उस नोटिस के 30 दिन के अंदर आपको उस स्टॉक के ऊपर ITC क्लेम करने के लिए GST ITC 01 आपको भरना है।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका ये क्वेश्चन का आपका हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल गया होगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज के रिगार्डिंग वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज यहीं तक। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।